वेलकम टू मराबा किड्स मॉल इस्लामपुरा मालेगांव। मानव समाचार में एक बार आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि मानव समाचार इलेक्शन 2024 आप लोगों के सामने पेश कर रहा है। आज हमारे बीच है अगला आमदार कौन मौजू पे हमारे बीच मौजूद है शहर के दो बड़े पत्रकार, सीनियर पत्रकार। मैं सबसे पहले यहाँ पे आबिद हुसैन साहब का इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि आबिद हुसैन साहब ने अल बयान पेपर से शहर में काफ़ी दीनी मज़ामीन और दीनी मतलब समाज की इस्लाह करने की बहुत सारी कोशिशें की हैं अल बयान के ताल्लुक से, और अभी फ़िलहाल ये मानव समाचार के असिस्टेंट एडिटर भी है प्रिंट मीडिया के। हमारे दूसरे मेहमान है यूसुफ राणा साहब। यूसुफ राणा साहब मालेगांव शहर में रहते हुए पूरे महाराष्ट्र की नुमाइंदगी मंत्रालय से करते हैं मीडिया के जरिए। आज हम इन्हीं से, दोनों सहाफ़ी हज़रात से हम पूछना चाहेंगे मालेगांव शहर के इलेक्शन के मुद्दे पे और महाराष्ट्र के इलेक्शन के मुद्दे पे। तो मैं सबसे पहले आबिद हुसैन साहब आपसे यहाँ ये जानना चाहूँगा कि शहर में जिस तरीके से इलेक्शन लड़ा गया है, यहाँ पे शहर में जिस तरीके से इलेक्शन लड़ा गया है, शहर में सिर्फ समाज को सुधारने की बात की गई, नशे से मुक्त शहर बनाने की बात की गई है, कहीं भी तामीरी काम के ऊपर बात नहीं की गई। तो आप इस मौजू पे क्या बताना चाहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया आपका मानव समाचार अन्नू फीडर साहब का कि आपने पहले दफे मुझको कैमरे में कुछ बोलने का मौका दिया है। जहाँ तक इलेक्शन का ताल्लुक है, पूरी कैंपेन के दौरान हमको ये ऐसा महसूस हुआ है कि कैंडिडेट जो है, जो उम्मीदवार हैं, उनका मकसद सिर्फ इलेक्शन जीतना था। इलेक्शन लड़ा गया शख्सियत की बुनियाद पर, जिसकी वजह से शहर के जितने भी मुद्दे थे या विषय थे वो सब पीछे चले गए। पूरे इलेक्शन में हमने देखा कि ज़्यादातर एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे के कामों के खिलाफ, एक दूसरे के मतलब मेरी ताल्लुक़ से ही बोला गया। ज़्यादातर शहर की बात बहुत कम की गई। और जहाँ तक के ताल्लुक़ है, इसीलिए मतलब यानी इलेक्शन जो है कहीं ना कहीं अपनी आवाम की जो बोलना चाहिए कि विषय था, आवाम का जो मसले मसाइल थे, वो कहीं ना कहीं पीछे छोड़ गए। हमारे दूसरे मेहमान है यूसुफ राणा साहब। यूसुफ राणा साहब, जैसे कि हम जानते हैं कि आप मंत्रालय से महाराष्ट्र में सभी मौजू पे मीडिया कवरेज देते आए हैं और मालेगांव शहर से भी आप वाबस्ता हो, मालेगांव शहर से भी आपका बड़ा मतलब कुर्बत है। तो मालेगांव शहर के ताल्लुक से आप कुछ बताना चाहेंगे? पहले देखिए, शहर मालेगांव तो पूरे हिंदुस्तान में वो वाहिद शहर है कि यहाँ की कोई भी एक्टिविटीज़, यहाँ की कोई भी तहरीक और यहाँ के किसी भी नुमाइंदे को न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि उलहिंद पैमाने पर शोहरत हासिल होती है और मस्जिदों और मीनारों का शहर कहलाता है। इसके अलावा यहाँ पर जो गुर्बत है, जो बेरोज़गारी है और जो तालीम की कमी है और जो यहाँ पे जो तामीर और तरक्की का जो मेयार है, जो सतह है, वो उस लियाकत की, उस काबिलियत की नहीं है जिसकी हम लोग अपेक्षा करते हैं, जिसकी हम लोग ख्वाहिश जाहिर करते हैं। हम लोग जो सोचते हैं कि ये होना चाहिए, तो वो सब में कहीं दिखाई नहीं देता। यूसुफ राणा साहब, जैसे कि हम देखिए कि अभी जो असेंबली इलेक्शन हुआ है मालेगांव शहर में, तो ये कहीं ना कहीं नशा मुक्त मालेगांव बनाने के ताल्लुक से, गुंडागर्दी के ताल्लुक से और ज़ातियात के ताल्लुक से इलेक्शन लड़े गए। तो आपने आपकी लाइफ में जितना आपका एक्सपीरियंस रहा है, तो इस तरीके के इलेक्शन कभी देखे? देखिए, मैं तो मुंबई के इलेक्शन बहुत सारा देखता हूँ। गुज़श्ता 12 बरस से मैं मुंबई में हूँ। अब तो वहाँ का इलेक्शन जो है वो विकास पे लड़ा जाता है, तामीर और तरक्की पे लड़ा जाता है, ना कि ज़ातियात पे लड़ा जाता है। आज तक मैंने बम्बई में कभी ऐसा नहीं देखा कि भाई जो है स्टेज से मारने की धमकी दी जाती हो, बंदूक की बात होती हो या धमकी आवे जुमले होते हैं। इस तरह का इलेक्शन कभी नहीं देखा। मालेगांव का यह पहला इलेक्शन है कि जिसके अंदर आप देख लीजिए कि ये सनत पारचा बाफिदा शहर है, मगर आप देखिए कि दिगर जो सनतें हैं उसके मुकाबले में यहाँ के जो सनत पारचा बाफी से जो मुंसलिक है, जिसे हम सेड कहते हैं, आप देख लीजिए कि वो मजदूर से ज़्यादा परेशान रहता है। आज प्रोसेसिंग का जो प्रोसेस है वो राजस्थान में है। यहाँ पर इतनी सारी ज़मीनें हैं, इतने सारे लोग यहाँ पर अपने आप को जो है वो नुमाइंदा जाहिर करते हैं, मगर किसी ने भी इस जानिब पेश रफ्त नहीं। आप देख लीजिए कि भाई एक पैसे पे ये लोग धंधा करते हैं जो पर्चा वापी से मुंसलिक है।
तो उनके विकास के लिए कोई बात नहीं है। दूसरी जानिब पे जो मालेगांव के जो मजदूर हैं वो दिन ब दिन गरीब से गरीब होते जा रही हैं, उनकी तरफ भी किसी की तवज्जो नहीं है। उसके बाद जो है जो पार्टी चुनने वाली हमारी जो माए बहनें हैं वो रोज़ा अव्वल से उनकी तादाद बढ़ती जा रही है बजाय कम होने की। उसके बाद आप देख लीजिए कि यहाँ के जो बच्चों में तालीम होना चाहिए तो वो नशे की तालीम तरफ राग़िब हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि भाई ये हमें हमारी अपनी भी कोताही है, लीडरान की भी कोताही है और सरपरस्तों की भी कोताही। इसके साथ साथ आपने कहा कि वे नशे के खिलाफ में जो मुहिम चल रही है, तो मैं भी नशे के खिलाफ जो मुहिम है उसका हिस्सा हूँ। इलेक्शन से 2 रोज़ कबल 3 रोज़ कबल मछली बाजार में मैंने 200 लोगों का जो है मीटिंग ली है और उस मीटिंग में मैंने यही कहा कि भाई हमारे बच्चे जो है वो IPS ऑफिसर क्यों नहीं बन रहे हैं, हमारे बच्चे कलेक्टर क्यों नहीं बन रहे हैं, हमारे बच्चे इंस्पेक्टर क्यों नहीं बन रहे हैं, हमारे बच्चे सही मानव जिसको लीडर कहा जाता है वो लीडर क्यों नहीं बन रहे हैं, हमारे जो बच्चे हैं वो तहसीलदार क्यों नहीं बन रहे, ACP क्यों नहीं बन रहे। तालीम की कमी है, बजाय इस तरह की भाई तालीम की जानिब राग़िब होने के लोग नशे की जानिब राग़िब हो जा रहे हैं। तो नशा जो है वक्ती वो रहता है, कहा जाए कि जुनून रहता है, जब जुनून उतरता है तो बच्चे खुद सोचते हैं कि हमने ये क्या कर दिया, कहीं ना कहीं उन्हें अफसोस भी होता है। उसके बाद जो है आप देख लीजिए चरखा भरने वाली जो हमारी बूढ़ी खवातीन है वो वही मजदूरी कर रही है, उनका कहीं कोई जिक्र नहीं कर रहा है। इतने बड़े बड़े जलसे हुए, बड़े बड़े बवान दावे किए गए मगर इनका कहीं जिक्र नहीं है। उसके अलावा आप देखिए यहाँ पे जो सहाफ़ी हजरात हैं, चाहे वो यूट्यूब के हो, प्रिंट मीडिया के हो, कुछ भी हो, उनकी फलो बहबूद के लिए कोई मुद्दा नहीं है किसी के पास में, कोई मंशूर नहीं है किसी के पास में। उसके बाद आप देख लीजिए कि यहाँ पे जो रोड है, जो सड़कें हैं, वो सड़कें कम, अतिक्रमण ज़्यादा है। तो हमारे ही लोग जो है अतिक्रमण कर रहे हैं, हमारे लोग ही तकलीफ में, तो ये किसी ने अपना मुद्दा नहीं बनाया। उसके बाद आप देख लीजिए कि भाई यहाँ पर जो स्कूल की जब छुट्टी होती है, बच्चे और बच्चियाँ जब स्कूल की जानिब जाते हैं और जब इनकी छुट्टी होती है तो इतना क्राउड, इतना ट्रैफिक रहता है कि आप यकीन माने कभी कभी तो ये एहसास होता है कि हम लोग मालेगांव में रहते हैं किसी और शहर में। कोई बोलने वाला नहीं है, कोई रुकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। उसके बाद आप आगे आ जाइए कि भाई आम जनता के विकास के लिए, तामीर और तरक्की के लिए किसी ने कोई मंशूर नहीं पेश किया। इसका मुझे बहुत अफसोस है। यूसुफ राना साहब, आपको नहीं लगता कि नशा खत्म करने के लिए तालीम का होना बहुत ज़रूरी है, तालीम के ऊपर बात होना बहुत ज़रूरी है शहर में? नहीं, देखिए तालीम तो हम लोगों का जो है कि ये कहा जाता है कि जो हमारा शहर है वो तालीम के लिए बड़े बड़े इंस्टीट्यूट यहाँ पर है, बड़े बड़े तालीमी अदारे हैं, है ना, मस्जिदों मीनारों का शहर है। मगर क्या वजह है कि इन सब के बावजूद बजाय तालीम की जानिब रुझान बढ़ने के नशे की जानिब क्यों रुझान बढ़ रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है कहीं ना कहीं कि इसके ऊपर जो है सिर्फ नुमाइंदगान को नहीं, जो हमारे कायदीन हैं उनको नहीं, बल्कि सरपरस्तों को भी सोचना चाहिए। और अब तालीम देख लीजिए, तालीम का म्यार बढ़ा है मगर उसके साथ साथ जो है ना तालीम माफिया का कब्जा हो गया तालीम के ऊपर। आप प्राइवेट PG से लेके आप KG से लेके PG तक आप चले जाइए, सरकार बोलती है कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, तो बिल्कुल होना चाहिए, मगर कहीं ना कहीं ये काम उल्टा हो रहा है। तो इसको जो है कहीं ना कहीं कदगन लगाना चाहिए, इसके ऊपर रोक लगाना चाहिए, इसका मुहासबा होना चाहिए। आबिद हुसैन साहब, जैसे कि हमारे बीच मौजूद यूसुफ राना साहब बता रहे तालीम के ऊपर काम होना चाहिए, और आप जैसे अलबयान के जरिए आपने भी कहीं इस्लाही तकरीरें या मज़ामीन लिखे हैं, तो आपको नहीं लगता कि शहर में अखलाकियात के ऊपर भी काम होने की ज़रूरत है? बहुत ज़रूरी है अखलाकियात पे काम होना। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि तरबियत का बहुत ज़्यादा फुकदान है। हमारे घर के अंदर जो है सुबह से लेकर आदमी काम पर चला जाता है, औरतें घर में रहती है, तो बच्चों की जिस अंदाज में तरबियत होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। बाद वक्त तो बच्चा का स्कूल गया, मदरसा गया, नहीं गया, बाप को कुछ पता नहीं होता है। सुबह काम पे जाता है, दोपहर में आके खाना खा के वापस ड्यूटी पे चला जाता है, फिर रात में आता है कलमे वगैरह में या पायरी वगैरह पे बैठ कर वो घर चला जाता है। तो सबसे बुनियादी चीज़ है कि हमको जिस तरह तरबियत पे ध्यान देना चाहिए बच्चों की, औलाद की, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा उसका फुकदान है। और यही वजह है कि बच्चे जो तरबियत पा रहे हैं, पहले तो फिल्मों से तरबियत पा लेते थे, अभी उनके सबके हाथ में मोबाइल है, और मोबाइल के अंदर जो चीज़ें हैं, यूट्यूब के ज़रिए जो वबा आ रही है, तो सबको पता है। आबिद हुसैन साहब, आवाम का तो ये मानना है कि तरबियत के लिए हमारे तालीमी अदारे हैं, मदारिस हैं, ये इनकी जिम्मेदारी है बच्चों को तरबियत देना। बिल्कुल, बच्चे जो है कुछ घंटों के लिए उनके पास रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर तो घर ही पे रहते हैं। मतलब यानी अगर कभी मतलब वो ठीक है आपका बोलना कि मदारिस में तरबियत पाते हैं, लेकिन अगर कभी उनको घर से जो तरबियत चाहिए होती है
अगर वो नहीं मिली तो फिर जो मौजूदा हम हालात देख रहे हैं वही है। मतलब जितनी जिम्मेदारी स्कूल और मदारिस की उससे कहीं ज्यादा हाँ बिल्कुल, उससे कहीं ज्यादा सरपरस्तों की है। औलाद हमारे यहाँ बहुत जबरदस्त फुकदान है तरबियत का। अगर तरबियत का मतलब घर के अंदर एक तरबियत का एक निज़ाम होता है कि यार कम से कम अगर ये पूछ भी लेता है कि भाई स्कूल गया नहीं गया। बात जगह ऐसे भी हालात है कि बच्चा कितनी पढ़ रहा है, जा रहे नहीं जा रहे, माँ बाप को ये तक नहीं मालूम। जब बच्चे को मतलब नहीं स्कूल में बुलाते हैं तो वो परेशान रहते हैं कि मेरे बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ रहा है। बाद में ऐसे भी हालात आते हैं। खैर अभी तालमी बेदारी आई है यहाँ पर, इसकी वजह से बहुत सारे काम मतलब यानी हालात बदले हैं। लेकिन फिर भी जहाँ मतलब झोपड़पट्टियों में कच्ची बस्तियों में जो काम होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। बच्चे के ऊपर मतलब सरपरस्तों को तालीम के ऊपर नहीं बिल्कुल बहुत ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए, खास तौर से क्योंकि नशे का जो है, नशे का और गलत रास्ते से रोकने का सबसे बेहतर जरिया यही है कि बच्चों को जो है तरबियत करो, अखलाकियात से जोड़ो। जितना अखलाकियात से करीब रहेंगे बच्चे उतना यानी मतलब यानी बुराई से दूर रहेंगे। ये हमारा जो मौजूद मालेगांव शहर के इलेक्शन में तरबियत के ऊपर से या फिर नशे के ताल्लुक से, तो दोनों साफ़ी हज़रात ने काफ़ी अच्छे अंदाज में इस चीज़ को पेश किया है। मगर अब हम यहाँ पे ये जानना चाहेंगे कि शहर का अगला आमदार कौन। आप लोगों से हम ये जानना चाहेंगे, यूसुफ राना साहब स्पेशली मैं आपसे ये जानना चाहूँगा क्योंकि आप मंत्रालय से भी रिपोर्टिंग करते हो, महाराष्ट्र की नुमाइंदगी करते आए हो आप आपके जरिए पेपर के जरिए। तो यूसुफ राना साहब, आपने देखा है मालेगांव शहर के जो नुमाइंदे होते हैं तो किन मुद्दों पे काम लेके आते हैं मंत्रालय में? जैसे हमने कल सुना कि सिर्फ रोड और गटर के मुद्दे रहते हैं, या क्या होना चाहिए? असल में क्या है कि भाई जिसकी जैसी मानसिकता रहती है वो हिसाब से वो काम करता है। कुछ लोग तो आते हैं, बुके लेके आते हैं किसी वजीर के पास या किसी मिनिस्टर के पास, बस वो खिंचा लेते हैं, उनको मेमोरेंडम दे देते हैं, बस उनका काम हो गया। फॉलो अप नहीं लेते हैं कि हमने जो मेमोरेंडम दिया है, जिसके ताल्लुक से हमने एप्लीकेशन दी है, उसका कौन से टेबल पे काम है, ये होना चाहिए। कुछ लोग आते हैं कि भाई जो सही वे पे जाते हैं, मिसाल के तौर पर अगर उनको काम रहता है गृह मंत्रालय में तो गृह मंत्रालय में ही जाते हैं वो, और अपना एप्लीकेशन देने के बाद उसको फॉलो अप भी करते हैं। तो अलग अलग तरीके के लोग हैं। मगर मैं एक बात ये बताना चाहता हूँ कि शहरियान मालेगांव को जो है जागरूक होना पड़ेगा हर मामले में। अपने लीडरान से उनको मुहासबा करना पड़ेगा, हिसाब लेना पड़ेगा। उसकी वजह ऐसा कि आप देख लीजिए कि अमृत योजना ग्रीन स्पेस में 550 करोड़ आया, उसका हिसाब किताब किसी ने नहीं लिया। उसके बाद जो है मालेगांव शहर में आया, हाँ, अमृत योजना पानी पुरोठा स्कीम में तकरीबन 50 करोड़ आए। उसके अलावा घरकुल योजना में 250 करोड़ रुपया है। उसके अलावा शहर भर के रास्तों, नलों, गटरों, अंडरग्राउंड ड्रेनेज, पानी पुरोठा, पाइपलाइन, मशीनरी रिपेयरिंग, गार्डन, पार्क, वॉल कंपाउंड, कब्रिस्तान, फंक्शन हॉल, शादी हॉल, ऑडिटोरियम, प्लेग्राउंड, इंडोर स्टेडियम, जॉगिंग ट्रैक, प्राइमरी स्कूल, एजुकेशन, सर्व शिक्षा अभियान। उसके अलावा स्टेडियम, फायर, पेच वर्क और साफ सफाई वगैरह के लिए 2011 से लेके 2024 तक 2900 करोड़ रुपए आए हैं। मालेगांव मतलब इतना ज्यादा पैसा आने के बाद भी कहीं डेवलपमेंट नजर नहीं आ रहा है। उसके बाद क्या है कि इतना पैसा आने के बाद बैतुल माल की बंदर बाट करने वाले जो लोग हैं, बहुत सारी उनकी बेनामी जायदाद है, स्टेज के ऊपर एक दूसरे की जातियात के खिलाफ बोल रहे हैं। विकास का इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। क्या ये लीडरान जो है अपने दूसरे लीडर के खिलाफ एंटी करप्शन में कंप्लेन करेंगे, सीबीआई में कंप्लेन करेंगे, ईडी में कंप्लेन करेंगे इंक्वायरी के वास्ते ये सब 2900 करोड़ के लिए? ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। क्या ये कंप्लेन आवाम कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। जमहूरियत में हर एक को हक है हर एक से हिसाब पूछने का। मनोहर राणे ने एक शेर कहा था, मुझे वो आज तक याद है, कि शरीफ आदमी इलेक्शन क्यों हार जाता है। शरीफ आदमी इलेक्शन क्यों हार जाता है? किताब में तो लिखा है कि रावण हार जाता है। अच्छा, आपका ये शेर जो है इसको समझने के लिए मतलब बहुत ज्यादा वो ये रावण और लक्ष्मण की जो कहानियां थी रामायण ताल्लुक से जाएगा। यूसुफ राना साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा यहाँ पे, जैसे कि अभी आपने कहा कि 2900 करोड़ रुपया शहर में 2011 से लेके अभी तक आया है, 2024 तक तामीर और तरक्की के नाम पर पैसा दिया गया, जबकि शहर के लीडरान बोलते हैं कि मालेगांव एक मुस्लिम माइनॉरिटी इलाका है, इसके साथ सरकार दोगला सलूक करती है, कोई फंड देती नहीं है। देखिए, अभी जो है आप देख लीजिए गुज़िश्ता 4 वर्षों में कि भाई सरकार जो दी है वो तो दी है अपनी जगह, मगर जो दिगर पार्टी के नुमाइंदगान हैं, कोई 200 करोड़ लेके आ रहा है, कोई 100 करोड़ लेके आ रहा है, कोई 50 करोड़ लेके आ रहे हैं।
अगर ये जो है सरकार अगर इसलिए कि भाई यहाँ पे मुस्लिम लोग रहते हैं, अक़लियत के लोग रहते हैं, इसके ऊपर नारवा सलूक किया जाए तो मेरे ख्याल से इल्ज़ाम है सरकार के ऊपर। ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार जब बैठती है, ठीक है, वो किसी की भी सरकार बैठे, मगर सबके लिए वो सेम स्कीम रहती है, सबके लिए सेम फंड रहते हैं। हाँ, इतना है कि भाई जैसे अपना पहले उर्दू अकेडमी के लिए फंड कम था, उस पर हम लोगों ने मेमोरेंडम दिया मुख्यमंत्री जी को, तो उन्होंने उर्दू अकेडमी का बजट बढ़ा दिया। फिर हमने मेमोरेंडम दिया कि मुख्यमंत्री जी को, या मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ जो संभाजी नगर है वहाँ पर जो है औकाफ के लिए हम लोग को बहुत दूर जाना पड़ता है, तो उन्होंने हमारी सहायता करते हुए उसका ऑफिस मुंबई में दे दिया। अक़लियती कमीशन का जो चेयरमैन अभी प्यारे खान को बनाए हैं वो भी माइनॉरिटी का है। उर्दू अकेडमी के जो सब पूरी स्थापना होने वाली है वो सब भी माइनॉरिटी की है। उसके अलावा मौलाना आज़ाद का जो फंड था उसको भी बढ़ा दिया गया। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई ये कहता है तो मेरे ख्याल से अपनी नाकामी छुपाने को आती है, उनका बोलता है। आबिद हुसैन साहब, जैसे कि यूसुफ राना साहब बता रहे हैं कि शहर में इतना करोड़ों रुपया फंड आया है और तामीर के नाम पे आया है, तो यहाँ पे शहर में जो मतलब दीनदारी की जो सियासत बताई जाती है, जैसे पिछले 5 साल में मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब थे जो बैतुल माल की हिफाजत के लिए नारे लगा के सियासत में आए, तो आपको नहीं लगता कि ये अमानत में खयानत की गई है? देखिए, मैं उनके जलसे से अवैसी अकबरुद्दीन अवैसी मालिक तशरीफ लाए थे, मैं उनके जुमले से इसका जवाब दे रहा हूँ। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि अगर काम करने वाले की नीयत साफ हो, ये जुमला था उनका, नीयत साफ हो तो काम होते हैं, बशर्ते कि उनकी नीयत होना चाहिए। और जिनकी नीयत होती है काम करने की, या जिनके मतलब यानी वो ये जो जिनकी ये सोच होती है कि यार शहर में कुछ हो, शहर में बदलाव हो। कुछ लोग का ऐसा है कि भाई यहाँ के लोग ही नहीं चाहते, या लोग मतलब यानी इस तरह के है कि अतिक्रमण कर लेते हैं। तो आप मतलब ये नहीं बोलना चाहिए कि एक जिम्मेदार शहरी की तरह आप लीडर की बजाय लीडर से हट के आप मतलब एक इस्लाह माशरा के मतलब बोलना चाहिए, एक आइकॉन भी है। तो ये आवाम को मतलब यानी मोटिवेट करना चाहिए आपको कि यार आदमी यानी कैसे रहना चाहिए। आज तक सबसे यानी यहाँ पे खराबी है यहाँ आवाम के अंदर कि बहुत सारी चीज़ जो है, जैसे अतिक्रमण का मसला ले लो या बेराह रवी का मसला ले लो, ये जो है ना आवाम के अंदर एक चीज़ तब्दीली चाहती है। तो कहीं ना कहीं मतलब इस पर कोशिश काम नहीं हुआ है, जिसकी वजह से मतलब यानी ये भी मतलब शहर की तामीर और तरक्की में एक बहुत बड़ी रुकावट है। अगर आवाम यानी खुद चाहती है कि यार शहर के अंदर कुछ बदलाव हो, यानी शहर हमारा तरक्की करे, सड़कें कुशादा सड़कें हो, साफ़ सुथरा निज़ाम हो, तो ये एक लीडर के चाहने से कुछ नहीं होता है। ये जब पूरी मतलब यानी पूरा शहर, पूरी आवाम जब चाहेगी कि यार नहीं शहर के अंदर एक कुशादा होने, शहर का तालीमी निज़ाम सही होना चाहिए, शहर में सड़कें साफ़ होना चाहिए, शहर का ड्रेनेज, शहर में अरे हैरत की बात है कि यानी हम मुसलमान हैं और सफाई आधा ईमान है, उसके बाद हमारे यहाँ ड्रेनेज सिस्टम है ही नहीं है। आप कोई चौक चौराहा ऐसा नहीं है कि आप मतलब यानी यहाँ पर कूड़े का ढेर ना लगे हो। हम आदी हो चुके हैं मतलब कूड़े के ढेर पे जीने के, ये बहुत अफसोस की बात है। पिछले इंटरव्यू में भी किसी साथी ने ये कहा था कि मुसलमान की पहचान अब गंदगी से की जा रही है। मैं अभी हुसैन साहब आपसे यहाँ पे ये बात लेना चाहूंगा कि अलबयान जिस वक्त आप लिखते थे जुमा के रोज अभी पब्लिश होता था जारी है। तो पहले के टाइम से जो पब्लिश था उसकी क्वांटिटी में और अभी के इसमें ये आवाम का रुझान किस हद तक आपको नजर आ रहा है? नहीं, अभी तो बहरहाल दीनी रुझान अभी बहुत कम हो रहा है। पहले जो है हमारा जो था यानी 7 से 8 हज़ार अखबार यानी मतलब यानी पब्लिश होता था। एक दफ़े जब अवामी आवाज़ में शुरू में छपता था तो जब अब्बा बताते थे कि हम लोग यानी कुछ पैसे की तकरार हो गई थी, तो दानिश साहब उस वक्त तो मतलब यानी अवामी प्रेस के जिम्मेदार थे, तो मामला निहाल अहमद के पास गया था। तो जब उनको बताया कि कितना अखबार छपता है, जब उनको बताया गया तो वो थोड़ी देर रुक गए। बोले यार इतना अखबार तुम लोग मतलब यानी खपाते कहाँ? बोले तो बोले यार उसके बाद भी हमारा यानी मतलब यानी घट जाता है अखबार। उसके बाद फिर धीरे धीरे मतलब यानी उसमें कमी आ देगी। आज फिर भी यानी कम अज कम मतलब अभी अब तादाद जो है 1700 से 1800 मतलब यानी अभी भी है, 2000 लगभग। हाँ लगभग 2000 है। यूसुफ राना साहब, आप भी प्रिंट मीडिया से ताल्लुक़ रखते हो, मैं आपसे यहाँ पे ये बात लेना चाहूँगा कि आने वाली जो जनरेशन है या मौजूदा जनरेशन जो है यंगस्टर्स जिसे हम बोल रहे हैं, तो उनको किस मौजू पे ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए? प्रिंट मीडिया के ताल्लुक से जैसे किताबें वगैरह पढ़ना या ऑनलाइन एजुकेशन के ताल्लुक से, इसको अहमियत होती है इस मामले में? देखिए
सबसे बड़ी बात तो ये है कि एजुकेशन पे मैं थोड़ा सा बाद में आता हूँ। अव्वल तो ये करना चाहिए कि हमारे जो कायदीन है वो सियासी जो भी उनके इख्तलाफात है उसको बालाए ताक रख कर इस मुद्दे पर सर जोड़ कर बैठना चाहिए कि हमारे शहर में जो है बेरोजगारी आम है। जैसा कि अभी आबिद भाई ने बताया कि भाई कुछ लोग जो है बेरारवी का शिकार होते हैं, तो इसके जिम्मेदार में कहीं ना कहीं हम लोग हैं। अगर हमारी जो खवातीन हैं सिर्फ नाजुक है, अगर वो बेरारवी का शिकार होती है तो उसमें गलती उनकी नहीं है, गलती हमारी है कहीं ना कहीं कि हम लोग जो उनको मुकाम नहीं दे पाए जो मुकाम चाहिए। एक बात। दूसरी बात कि बेरोजगारी की कमी होने की वजह से चूँकि महंगाई बहुत बढ़ती जा रही है। पहले जो है तेल मेरे होश में जो है मैं बहुत 25 या 30 रुपया लीटर या किलो लेके आता था खाने का जो तेल है, आज देख लीजिए 100 के पार हो गए हैं। तो इतनी महंगा भी कोतमीर आप देख लीजिए, पहले 5 रुपए की देते थे, आज 20 रुपए की कोई नहीं देता है। तो कहीं ना कहीं जो महंगाई बढ़ रही है इसके हिसाब से आमदनी नहीं बढ़ रही है। तो मैं तमाम लीडरान से गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो भी पार्टी को मुझे उससे कोई लेन देन नहीं, बहरहाल शहर मालेगांव के अगर वाकई आप लोग तामीर तरक्की चाहते हैं तो तमाम लीडरान सर जोड़ कर बैठे और यहाँ पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लेके आए। लोग बैठे इंडस्ट्री लगाने के वास्ते, समझे? तो आप लोग जाइए, उनसे मिलिए, उनसे कॉन्टेक्ट कीजिए और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री यहाँ पे लाइए। बेरोजगारी जिस दिन खत्म हो जाएगी आप यकीन मानिए हमारे यहाँ जो ये जो है ना ये तालीम का निज़ाम नहीं है तो ये कोसों दूर रहेगा, हर कोई पढ़ा लिखा हो जाएगा। होता ये है कि जो पढ़े लिखे हो जाते हैं, मान लो जो ग्रेजुएट हो जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं, जो और हायर सलाहियत के मालिक हो जाते हैं, तो पहली फुर्सत में ये करते हैं कि शहर छोड़ देते हैं रोजगार। हाँ, रोजगार के लिए दूसरे शहरों में जाते हैं। और वैसे भी कैसा है कि भाई वो फूल सर चढ़ा जो वतन से निकल गया, इज्जत उसे मिली जो चमन से निकल गया, ऐसा कुछ शेर है। तो इसके मिजाज में हमें ये रोकना चाहिए कि हमारे यहाँ के जो बासलाहियत बच्चे हैं वो बाहर क्यों नहीं जा रहे, वो जाके बाहर क्यों चले जा रहे उनकी हैं? सलाहियतों को यहीं पर बुरे काम लाते हुए हमारी नौजवान नस्ल को न सिर्फ तालीम रोजगार बल्कि दुनिया जिस तरक्की के साथ में आगे बढ़ रही है तो उसके कदम से कदम मिलाकर हमारे बच्चे भी चलेंगे। यूसुफ राणा साहब, जैसे कि आप बता रहे तो हमने 2014 के इलेक्शन के बाद देखा तो शहर के जो आमदार आए थे उनके शेख आकिब, तो उन्होंने रोजगार के ताल्लुक से कालीन की सनत को लाने की कोशिश की, तो कहीं ना कहीं वो कालीन की सनत भी फेल होती हुई नजर आई। नहीं, देखिए कोशिश तो बहुत सारे लोग करते हैं, कोशिश करना एक अलग बात है और उसको तमाम लोग मुतफिका तौर पर लोगों अमल में लाना ये बहुत बड़ी ये जो होना चाहिए। इससे पहले मरहूम शेख रशीद साहब थे, वो सिर्फ बातें नहीं किया करते थे बल्कि वो अमली काम किया करते थे। और मैं जहाँ तक जानता हूँ समझता हूँ कि शेख आसिफ साहब भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलकर कोशिश कर रहे हैं। मुफ्ती साहब ने भी किया हमारे शहर के लिए, बहुत सारे आमदार के साथ साथ इन्होंने भी किया, मैंने खुद उनका काम देखा। उसके अलावा हमारे जो सोशल वर्कर हैं ये लोग भी कहीं ना कहीं जो है कोशिश कर रहे हैं, मगर बजाय एक एक कोशिश करने के अगर मुश्तरका तौर पर कोशिश की जाए तो मेरे ख्याल से कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। मगर होता है कि मसाइल के ढेर पर खड़े रहकर वादों की खैरात बांटी जाती है मालेगांव के अवाम। यूसुफ राणा साहब, अभी जो हालिया इलेक्शन हुआ है तो आपके हिसाब से अगला आमदार कौन रहेगा? वोटिंग तो हो चुकी है। अभी तो मैं 2-3 रोज यहाँ पर आया, देखा, जाकर घूम घूम कर देखा, तो कोई भी ये दावे से हम नहीं कर सकता है, कोई भी ये बात जो है 100% नहीं बोल सकता है कि अगला आमदार कौन होगा। उसकी वजह ऐसा है कि लीडरान परेशान है अभी तक कि भाई किसको क्या वोट मिली, जबकि आवाम बहुत पुरसुकून है, उन्होंने जो काम करना था कर दिया उन्होंने। और मालेगांव के आवाम बहुत बाशऊर है भाई, बहुत बाशऊर है, सब जानती है कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, किसने क्या वादा किया पूरा नहीं किया, कौन आइंदा वादा कर रहा है, कौन पूरा नहीं करेगा। जो गुज़िश्ता बरस था, जो इस मरतबा है, जो इस मरतबा आने वाले, वो लोग क्या बोल रहे हैं, अवाम बेहतर फैसला करेगी। और मेरा ऐसा मानना है कि अवाम जो फैसला करेगी उसको रिटर्न कर सकती। मतलब आप अभी मतलब आपका जो है क्लियर कट नहीं बता सकते? नहीं, मैं खुद तसव्वुर का शिकार हूँ, मैं पूरा देखने के बाद भी नहीं बता सकता कि भाई अगला आमदार कौन होगा। आबिद हुसैन साहब, आप भी काफी सीनियर रहे हैं, शहर के काफी इलेक्शन आपने भी देखे हैं मालेगांव शहर के हिसाब से कौन अगला आमदार हो सकता है? देखिए, मैंने जितने भी इलेक्शन देखे हैं अभी तक की, ये इलेक्शन जो है ना बहुत सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव रहा है। यानी इसमें पैसे का बहुत ज़्यादा यानी इस्तेमाल हुआ है, चाहे वो मतलब यानी इलेक्शनी कैंपेन के दौरान बोलो और उसके बाद जो भी है मुबैना तौर पे जो आवाम के दरमियान जो बातें चली हैं पैसे बांटने के लेने, उसके बावजूद भी शहर की आखिरी तक के यानी जिस अंदाज में इलेक्शन में के जलसे जुलूस में आवाम की भीड़ थी, तकरीबन सभी के जलसे में जो कम बेश भीड़ रहती थी, उससे भी अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। और
मतलब जहाँ तक के मतलब यानी कौन बनेगा आमदार, ये तो आखिर तक कुछ समझ ही में नहीं आया, अभी तक भी नहीं समझ में आ रहे लोग। बात अगर दो लोग बात कर रहे हैं तो उसमें जो है ना एक आदमी इस तरफ बात करता है, एक तरफ मतलब दूसरा यानी मतलब रुख पेश करता है, उसमें यानी लोगों के अंदर जो है ना तालमेल भी नहीं है। पहले ऐसा था कि यानी दो आदमी एक जैसी बात करते थे तो समझ में आया था कि यार फला आदमी जो है वो यानी उसकी पोजीशन मजबूत है, लेकिन अभी के इलेक्शन में आवाम भी कुछ बोलने की पोजीशन में नहीं है। और जैसे कि राणा साहब ने बताया कि मतलब लीडरान भी खामोश है, तो आने वाली 23 तारीख को और 23 तारीख को ही पता चलेगा तो कौन। यूसुफ राणा साहब, जैसे कि महाराष्ट्र का जो इलेक्शन हुआ है, पूरे महाराष्ट्र में कैंपेनिंग जो चली है महाविकास आघाड़ी की और महायुति की, तो आपको क्या लग रहा है किसकी सरकार बन सकती है पूरे महाराष्ट्र में? देखिए, असल में इसको भी लेके थोड़ा सा जो है इख्तलाफात है कि महायुति में जो 3 बड़ी पार्टियां हैं, अजीत दादा पवार, शिंदे ग्रुप और बीजेपी, तो इन लोगों ने लाडली बहना जो स्कीम लाई, बहुत सारी स्कीम, मगर लाडली बहना जो स्कीम है, इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि हमको इसका लाभ मिलेगा और महाराष्ट्र की जो जनता है वो महायुति सर जो गठबंधन है उसको एक मतलब अपने महाराष्ट्र की सत्ता देगा। मगर दूसरी यानी आप ये देख लीजिए कि शिवसेना, उद्धव ठाकरे, शरद पवार जी, एनसीपी और कांग्रेस, ये तीनों की ठीक है आपस में जो उनकी मानसिकता है, जो सोच विचार एक दूसरे से धाराएं अलग लगती है, मगर सिर्फ महाराष्ट्र की तामीर तरक्की के लिए इन तीनों ने इत्तेहाद बनाया महाविकास आघाड़ी का। तो मेरे हिसाब से जो आने वाला जो इलेक्शन का रिजल्ट है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, जहाँ तक मैंने गौर किया है, तो महाविकास आघाड़ी को और महायुति को, दोनों को समझ लीजिए कि भाई 19-20 का फर्क रहेगा और इसमें जो आज़ाद उम्मीदवार रहेंगे वो बहुत अहम किरदार अदा करेंगे महाराष्ट्र की सरकार बनाने में। तो मालेगांव शहर से भी जैसे पिछले इलेक्शन में मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब MIM से चुन के गए थे, तो उन्होंने भी सरकार बनाने में कोई ताउन नहीं किया था, और अभी शेख आसिफ आज़ाद खड़े। अगर ये 2 उम्मीदवार डोमिनेंट माने जा रहे हैं मालेगांव से, अगर ये 2 उम्मीदवार में से अगर कोई एक उम्मीदवार भी अगर वहाँ जाता है तो सरकार बनाने में इनका किरदार हो सकता है या नहीं? नहीं, देखिए वो तो उसके ऊपर डिपेंड रखे कि कितनी नशिस्तें चुन के आती है। क्या महाविकास आघाड़ी इस पोजीशन में रहेगी कि वो आज़ाद उम्मीदवारों को अपने साथ मिलाएगी? क्या महायुति के लोग इतने कम पड़ेंगे कि वो आज़ाद उम्मीदवारों को लेंगे? ये तो आने वाला वक्त बताएगा, 23 तारीख बता सकती है, जब मामला क्लियर हो जाएगा कि किसके खैमे में कितने लोग चुन कर आए हैं और किसके खैमे में कितने लोगों की ज़रूरत है। ये तो आने वाला वक्त। बीजेपी हुकूमत ने जो सिक्का चलाई थी मतलब पूरे महाराष्ट्र में वोट जिहाद का, वो स्पेशली मालेगांव को लेके बताया गया था, वोट जिहाद किया जा रहा है मुसलमानों के लिए, तो आप इसको किस एंगल से देखते हो वोट जिहाद? ये देखिए, ये सब तो मेरे ख्याल से सियासी प्रोपेगेंडे हैं। इनका तो हर कोई कुछ ना कुछ बोलता है, कोई कुछ ना कुछ करता है। जैसे आपने कहा कि भाई सियासी जहाद, तो इसके बाद और बहुत सारे जहाद आए। हमारे इसमें भी जो है अल्लाह अकबर के नारे लगते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लगते हैं। तो आज जो सियासत जो है उसमें कहीं ना मजहब का रंग चढ़ा हुआ है, तो वो हिसाब से होगा देखने पर चाहते। आबिद हुसैन साहब, सियासत में जो मजहब का रंग चढ़ा है, आपके दौर की जो सियासत होती थी, क्या मुसलमानों पे इस तरीके के मुसलमानों पे इस तरीके के इल्ज़ाम, 3 तलाक का मुद्दा जो बीजेपी गवर्नमेंट ने उठाई थी, वक्फ बोर्ड का मामला आया है, या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो मामला चल रहा है, तो ये सब मुद्दे पहले भी उठाए गए? नहीं, पहले भी उठते थे मामला, लेकिन इतनी शिद्दत नहीं थी इसमें। ये यूसीसी का मामला बोलो या वक्फ बोर्ड का मामला तो अभी है। यूसीसी बोर्ड का जो मसला था, तो सिविल बोर्ड का, तो कांग्रेस के दौर से ही है, क्योंकि जिस वक्त तो मतलब यानी बोलना चाहिए क्या अपनी इंदिरा गांधी के दौर? नहीं, राजीव गांधी के दौर में वो फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का 3 तलाक के ऊपर, यानी 3 तलाक नाम नक्के के ऊपर जो तो उसके अंदर जो है गवर्नमेंट को मतलब यानी मुसलमानों के मतलब फुल गवर्नमेंट होने के बाद भी मतलब मुसलमानों के दबाव में वो चीज़ वापस लेनी पड़ी थी। उसके बाद जब जैसे मतलब यानी बीजेपी जैसे मतलब यानी मजहब का यानी बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद यानी बीजेपी को मतलब यानी मौका मिला हुकूमत का करने का, तो उनको लगा कि जब तक मजहब का रंग रहेगा सियासत के अंदर तो हमको फ़ायदा रहेगा,
इसीलिए मतलब वो इस तरीके के मुद्दे उठाते रहते हैं। यूसुफी का मुद्दा बोलो, अभी वक्फ बोर्ड लेके आ गए। अब हमारी तरफ से जब वक्फ बोर्ड के ऊपर लगता है तो उसके जवाब में ना कहीं मजहब का रंग चढ़ ही जाता है। और सियासत के अंदर मजहब यानी मजहब का जब रंग चढ़ता है तो विकास के मुद्दे जो है, तामीर और तरक्की खुद ब खुद दब जाते हैं। फिर वो लीडर को पूछता भी नहीं है कि यार तुमने कितना भ्रष्टाचार किया, इतना फंड आया था तो कहाँ गया, फिर सवाल ही नहीं रहता ना। फिर वो नारा लगता है, उसके बाद वो उसके जो भी काले कारनामे सफ़ेद कारनामे जो भी हो वो पीछे पड़कर चले जाते हैं। तो ये बहुत आसान है कि मतलब यानी मज़हब का रंग चढ़ा दो, यानी जज्बाती नारा लगा दो, अपना काम हो जाता है। और हम तो यानी मालेगांव के अंदर तो गुज़श्ता 40-50 साल से यही सियासत चल रही है। क्योंकि हमारा पिछले जो भी आमदार रहे हैं कहीं ना कहीं मतलब वो मज़हब का इस्तेमाल, ये इल्ज़ाम सिर्फ मुफ्ती इस्माइल के ऊपर है, जातियात का भी इस्तेमाल किया जाता है। नहीं, जातियात का इस्तेमाल रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं मज़हब और जज्बात का भी इस्तेमाल हुआ है। क्योंकि पहले फसादात होते थे, वही फसादात का मुद्दा पूरा चलता था। बाद में वो आमदार साहब ने क्या किया, शहर को क्या फंड लाए नहीं लाए, क्या किए, ये सब एक तरफ हो जाता। लेकिन बस वही फसाद हुआ, इतने लोगों को गोली लगी, इतना नुकसान हो गया, इतना यानी बोल के लोगों के जज्बात उड़ा के वोट ले जाती थी। और अभी भी मतलब वो सिलसिला जारी है, अभी भी ऐसा नहीं हुआ। अब हमारे यहाँ देखो, आसिफ साहब का काम था, यानी बकौल उनके, मैं किसी की मतलब यानी वो नहीं करनी। मुफ्ती इस्माइल को शिकस्त देने के लिए वो खुद मजहबी रंग में रंग गए। उन्होंने उसके लिए उसका तोड़ निकालने के लिए अपनी पार्टी इस्लाम यानी रखने के लिए उन्होंने जो है हरा झंडा इस्तेमाल किया। कहीं ना कहीं उनके भी जलसे जुलूस में कुरानी आयात हदीस का तज़किरा, कोई ना कोई आलिम मुगर्रिर थे ही मतलब। तो मतलब नहीं, मतलब मजहबी शहर है, यहाँ पर मजहबी रुझान है, तो उसका फ़ायदा उड़ाने के लिए कहीं ना कहीं लीडरान मजहबी रंग, ये जो लोग बोलते हैं कि यार मजहबी सियासत नहीं होनी चाहिए, वो लोग भी कहीं ना कहीं मतलब यानी इसमें मुलव्विस रहे, जुड़े हुए हैं। ये जो औकाफ का बोले अभी मुझे औकाफ का, तो मैं एक बात क्लियर कर दूँ आपको कि NCPL कौमी काउंसिल बराए फरोग एक अदारा है गवर्नमेंट का, उन्होंने सिर्फ उर्दू किताब मेले के अलावा जितने फंड थे सब बंद कर दिए। आप यकीन माने हज़ारों नहीं बल्कि मैं तो बोलूँगा कई हज़ार ऐसे अदारे हैं जो उर्दू की रोजी रोटी से मुंसलिक है पूरे हिंदुस्तान में, मगर किसी एक को भी तौफीक नहीं हुई कि एक लेटर देवे प्रधानमंत्री को कि भाई आपने हमारी स्कीमें क्यों बंद की। अभी जैसे आपने 3 तलाक का मामला बोला, हम हमारे स्टेट से बहुत तो बोलते हैं, मगर किसी को यह तौफीक नहीं होती कि जाके डायरेक्ट जो सिस्टम के लोग उनको बता सके कि 3 तलाक का मसला क्या है, नहीं बता पाते हम लोग। आपने वक्फ बोर्ड का किया तो जगदम्बिका पाल जो है उसके चेयरमैन है, वक्फ बोर्ड जो कमेटी बनी है, मुंबई आए थे, मैंने उनसे कहा कि साहब ये जो वक्फ बोर्ड का जो मामला आप ले रहे हैं, तो मेरा पर्सनली ये बोलना है कि वक्फ बोर्ड की जो लाखों एकड़ ज़मीन है आप देख लीजिए किसके कब्जे में है, एक आदमी के कब्जे में है, तो 11 लोगों के कब्जे में, क्या फायदा है इतने सालों से पड़ी हुई जमीन, कौन से हमारे मुस्लिम कौम का फायदा है उससे, कई लाख एकड़ जमीन है। तो ये होना चाहिए कि उन लोगों से लेके ऐसे नुमाइंदों को दी जाए जो कि उसका इस्तेमाल करे, वहाँ पर कॉलेज बनाए, वहाँ पर रोजी रोजगार के लिए कोई काम करे, या वहाँ पर कोई ऐसा काम करे कि पूरी जो हिंदुस्तान के जो आबादी है, जो हिंदुस्तान के लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तमाम लोगों का वहाँ से विकास का काम होना चाहिए। आप देख लीजिए कंपाउंड बना के बैठे हुए, कोई काम नहीं हो रहे वहाँ पर। यूसुफ राणा साहब, जैसे कि आप बता रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है इसके ऊपर हुकूमत ने काम करना चाहिए, या वक्फ के जो जिम्मेदारान है उन्होंने तालीमी अदारे शुरू करना चाहिए, जबकि हम लोगों ने मीडिया के जरिए ये सुना है और ये पढ़ने में भी आया है कि बीजेपी सरकार वो हथियाना चाहती है ताकि उस जगह का इस्तेमाल वो उनके कारोबार के लिए कर सके। ऐसा में क्या होता है कि कोई बोलता है ना कौवा कान लेके चला गया, तो हम वो कौवे की तरफ देखते हैं, क्योंकि उसमें अंबानी के मकान का भी मिसाल दी जाती है बार बार, धीरू भाई अंबानी के मकान की भी मिसाल दी जाती है बार बार। वक्फ की जगह धीरू भाई अंबानी का आपने जिक्र किया तो मैं आपको एक बात बता दूं कि धीरू भाई अंबानी की जो जमीन उन्होंने ली है, जो मेरी मालूमात में है, तो वहाँ पर जो है एक कम्युनिटी का कब्रिस्तान था, तो कब्रिस्तान के लिए उन्होंने कई जगह दिया नवी मुंबई में, और वो उसके बदले में लिए बाकायदा जो है लीगली तौर पर हुए, वक्फ बोर्ड के तमाम अराकीन उसके अंदर शामिल थे, चेयरमैन भी शामिल थे। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, आपने जो कहा कि बीजेपी और ये हुकूमत जो है, तो मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग जो वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं, उनको बता नहीं पा रहे हैं, उनको समझा नहीं पा रहे हैं कि साहब वक्फ बोर्ड है क्या, व्हाट इज़ वक्फ बोर्ड,
इसका क्या इस्तेमाल होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए, ये हम उनको नहीं समझा पा रहे, ये हमारी गलती है। आबिद हुसैन साहब, आपसे मैं यहाँ पे ये सवाल लेना चाहूँगा, शहर के जो मसाइल है, तालीमी मसाइल है, खड़ी के मसाइल है, पावर बिजली कंपनी के मसाइल है, और भी दीगर जो कॉरपोरेशन के ताल्लुक से साफ सफाई का ठेके के ताल्लुक से बात होती है, 8 करोड़ का ठेका 24 करोड़ में चला जाता है, तो इसके ऊपर लीडरान ने पूरे स्टेज में कहीं बात नहीं की। तो आप क्या चाहते हैं, मतलब आवाम में इस मुद्दे पर क्या करना चाहिए आवाम? दरअसल मुद्दा जो है लीडरान तय करते हैं। अब लीडरान इसके अंदर खुद मुलविस पाए जाते हैं, कहीं ना कहीं इनकी भी साठ गांठ होती है, होगी, इसीलिए खुद नहीं चाहते कि इस तरह के मुद्दे जो है आवाम के सामने आए, क्योंकि ये मुद्दे जो है आमतौर पे इलेक्शन के अंदर लीडरान खुद सेट करते हैं। उसमें आवाम उसकी तरफ, यानी ये लोग सेट करके आवाम को उस तरफ ले जाते हैं। शहर के अंदर जो है करप्शन है, इसमें कोई दो राय नहीं। बड़े 8 करोड़ का ठेका 24 करोड़ रुपये में देने के बाद भी आज कहीं ना कहीं साफ सफाई में कोई तब्दीली नहीं है। आज भी वो गाड़ी जो है शुरुआत में 4-5 दिन आती थी, आई, लेकिन आज भी पक्के एरिया में गाड़ी आ नहीं रही। लोग वही मतलब यानी अपना कूड़ा जाके चौक चौराहे फेंकने मजबूर है। तो लीडरान को आज और इलेक्शन, कारपोरेशन के इलेक्शन नहीं होने की वजह से आज कारपोरेटर नुमाइंदे हुआ करते थे, लेकिन आज वो भी मसाइल हैं कि मतलब यानी लोग गुहार लगाएं तो किससे है। अगर कोई साबिक कारपोरेटर कोई बोलते हैं, उसके वर्करों को बोलते हैं, तो बोलता है यार मैं तो ओहदे पे हूँ नहीं, वो फला जाकर बोलो, फला जगह जाकर आप बोलिए, लेकिन कुछ कहीं सुनवाई नहीं होती है। ये लोग QR कोड लगा के चले गए, उस पर कंप्लेंट देने के बाद भी गाड़ी आती नहीं है। यूसुफ राणा साहब, जैसे कि आबिद हुसैन साहब बता रहे हैं कि शहर के नुमाइंदे ये बोलते हैं कि हम कोई ओहदे पे नहीं है, क्या ओहदे पे होना जरूरी है शहर के अंदर ये सब मसाइल पे काम करने के लिए? देखिए, मैं नहीं मानता हूँ। असल में क्या है, एक आम सी बात बताता हूँ कि अगर मैं रास्ते से जा रहा हूँ और रास्ते पर कोई पत्थर पड़े तो मैं किसी कारपोरेटर का इंतजार नहीं करूँगा, मैं किसी आमदार का इंतजार नहीं करूँगा, मैं किसी कमिश्नर का इंतजार नहीं करूँगा, मैं पत्थर उठा कर रख दूंगा। तो जब तक शहर मालेगांव की आवाम बेदार नहीं हो जाती इन सब मसाइल को लेकर के, कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा कहाँ लग रहा है, ये अपने लीडरान से हिसाब पूछिए कि भाई आपने अपने मंशूर में ये लिखा था कि हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, तो कहाँ तक आपने काम किया। जब तक आवाम जो है बेदार नहीं होंगी, मेरे ख्याल से शहर मालेगांव की कोई तामीर और तरक्की नहीं होगी। मुनव्वर राणा का एक शेर है, उस पर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ कि अब तक तो हमारी आंखों ने बस 2 ही तमाशे देखे हैं, या कौम के रहबर गिरते हैं या लोकसभा गिर जाती है। ये थे हमारे बीच आबिद हुसैन साहब और यूसुफ राणा साहब। दोनों साहिबान ने अपनी बातों को बहुत अच्छे अंदाज में पेश किया आवाम के सामने। मैं यहाँ पे मानव समाचार की जानिब से आवाम से यही अपील करना चाहूँगा कि जैसे यूसुफ राणा साहब ने जिन मसाइल को उठाया है, जिन मुद्दों को यहाँ बयान किया है, बताया है कि मालेगांव शहर में 2011 से 2024 तक जो पैसा आया है वो कहाँ लगाए, आप अपने लीडर से सवाल करें और इसके ऊपर आप लोग कंप्लेन दर्ज करवाएं अपने तौर से। जिन इलाके में जो काम अधूरे हैं उसके ताल्लुक से आप आपके लीडर से सवाल करें। शुक्रिया। मैं अमजद खान, कैमरामैन अरबाज खान के साथ।